गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था बेटा कि हम लोग कंपाउंड सिलेंडर या श्रृंग सिलेंडर की बात करेंगे। थिक सिलेंडर की बात हम लोग कर चुके हैं, लेंथ थ्योरी के बारे में बात किया था हमने, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे दैट इज कंपाउंड और श्रृंग सिलेंडर। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पहले वो जरा समझते हैं हम लोग कि कंपाउंड सिलेंडर का क्या सिग्निफिकेंस है या श्रृंकेज करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या समझने की कोशिश करिए बेटा। अगर सपोज करो बेटा आपके पास ये सिलेंड्रिकल वेसल है ना, इसका थिकनेस जो दिया हुआ ये दिया हुआ ऐसे, इसके अंदर आपने क्या किया, एक लिक्विड फिल किया P प्रेशर पे। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यानी अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर खूब स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। यहाँ पे सिग्मा H, सिग्मा H, सिग्मा R और सिग्मा L की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे भी सिग्मा C, सिग्मा R और सिग्मा L की कुछ वैल्यूज होंगी। और मैंने बताया था आपको कि सिग्मा C जो है, जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते चले जाएंगे सिलेंडर के, सिग्मा C की वैल्यू घटती चली जाएगी। सिमिलरली मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करोगे, मतलब अलोंग द थिकनेस आउटसाइड डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे, सिग्मा R की भी वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। और सिग्मा L जो होता है वो कांस्टेंट होता है इसके। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक, एक एग्जांपल डायरेक्ट समझते हैं। सपोज करो बेटा कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी थिकनेस जो है वो 20 mm भी हो सकती है। ये हमारे पास कंस्ट्रेन है कि इससे ज़्यादा थिकनेस का सिलेंडर मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक, और ये मटेरियल भी कंस्ट्रेन है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100 मेगापास्कल है। यानी इस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर इस मटेरियल में कहीं पे भी 100 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ तो वहाँ पे ये फेल होना शुरू हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से अगर ये फेल हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर ये मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेल हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे 100 मेगापास्कल के बराबर अगर स्ट्रेस डेवलप हुआ तो मटेरियल वहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई प्रेशर P हमने अप्लाई कर रखा है। अच्छा बताओ मेरा क्या होगा कि ये 100 मेगापास्कल जो है ये लिमिट हो गई है, इससे ज़्यादा प्रेशर, इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इससे ज़्यादा डेवलप होगा तो ये फेल हो जाएगा। सपोज कर लो कि अगर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होना होगा तो कहाँ डेवलप होगा, आपको पता है इनर सरफेस पे। इनर सरफेस पे ही सिग्मा C और सिग्मा R मैक्सिमम होते हैं। और आपको पता है सिग्मा C जो होता है वो सिग्मा L से भी बड़ा होता है और सिग्मा R से भी बड़ा होता है। यानी सिग्मा C जो होगा that will be cause of failure if the value of sigma C exceeds the material strength। यानी कि 100 मेगापास्कल से ज़्यादा अगर सिग्मा C की वैल्यू आ गई तो ये मटेरियल फेल हो जाएगा और सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है, यही मटेरियल यूज करना है आपको, इतने ही थिकनेस का यूज करना है और पर्टिकुलर प्रेशर पे यूज करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप कैसे ये कंडीशन को जस्टिफाई कर पाओगे, कैसे इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर पाओगे? तो उसके लिए आया कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का या फिर श्रृंग सिलेंडर का। कंपाउंडिंग हम करते क्या बेटा कि एक सिलेंडर लिया हमने, एक ये सिलेंडर लिया जिसकी थिकनेस मान लेते हैं 10 mm है। ठीक, इसकी थिकनेस 10 mm है। और एक और सिलेंडर लिया जिसकी थिकनेस जो है वो भी क्या हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 mm है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को इसके ऊपर श्रृंग कर देंगे, यानी इस सिलेंडर को इसके ऊपर श्रृंग कर देंगे। तो क्या होगा, फिर से आपको ये 20 mm वाला सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन श्रृंग करने का मतलब क्या है कि इस सिलेंडर का जो इनर डाया है, यानी बड़े वाले सिलेंडर का जो इनर डाया है छोटे वाले के आउटर डाया से कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसको कंप्रेस कर पाएगा। क्या करेगा, कंप्रेस कर पाएगा इसको। अच्छा, कंप्रेस क्यों करना चाहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग। क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग से फायदा क्या होगा, देखिए अभी क्या है, जब इसको फिल नहीं किया गया सिलेंडर को तो यहाँ पे सिग्मा C की वैल्यू 0 है। इनर सरफेस में सिग्मा C की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो सिग्मा C की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब तक इसके अंदर लिक्विड फिल नहीं किया गया सिग्मा C की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर आप इस बड़े वाले सिलेंडर को इसके ऊपर श्रंक कर दोगे तो ड्यू टू दिस श्रंकेज एक श्रंकेज प्रेशर डेवलप होगा इस बाउंड्री पे
और उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला सिलेंडर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जब इसको बाहर से प्रेशर ऐसे लगाएगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर एट दिस पॉइंट देयर विल बी अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, देयर विल बी कंप्रेसिव हुक स्ट्रेस। यानी कि इवन हमने क्या किया, अभी इसके अंदर ये सिलेंडर और ये सिलेंडर इक्विवेलेंट है, अगर इसको इसके ऊपर हम डाल दें, अभी ये भी 20 mm का, ये भी 20 mm का, लेकिन बनाने का तरीका क्या, इसको कास्टिंग किया गया सिंपल, और इसमें क्या किया गया, 10 mm के दो सिलेंडर लेके एक दूसरे के ऊपर श्रंक कर दिया गया, मतलब इसको श्रंक फिट कर दिया गया, इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। चढ़ाने से फायदा क्या हुआ, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन जो है, ये मटेरियल जो होगा ये चला जाएगा कंप्रेशन में, ये पूरा मटेरियल इसमें चला जाएगा कंप्रेशन में। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा सी की कुछ वैल्यू होगी जो कि लेस देन 0 होगी बिफोर फिलिंग ऑफ द गैस, यानी गैस को फिल करने से पहले यहाँ पे नेगेटिव हुक स्ट्रेस डेवलप हो चुका है। अब नेगेटिव हुक स्ट्रेस डेवलप होने से फायदा क्या है, जब आप इसके अंदर से जब एयर फिल करोगे या गैस फिल करोगे या फ्लूइड फिल करोगे तो वो फ्लूइड क्या करेगा, इसमें टेंसाइल हुक स्ट्रेस लगाएगा, और जबकि ऑलरेडी इसमें है कंप्रेसिव हुक स्ट्रेस में है। तो मान लेते हैं कि इसके कंप्रेसिव हुक स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो कितना आया, 20 मेगापास्कल का, यानी -20 मेगापास्कल का सिग्मा एच जनरेट हो गया यहाँ पे ड्यू टू श्रंकेज। अब इसके अंदर लिक्विड फिल करोगे तो वो मैक्सिमम हुक स्ट्रेस यहाँ कितना डेवलप कर पाएगा, मान लीजिए 1000 का 100 डेवलप करेगा, मान लेते हैं कि जस्ट 100 में ये फेल होता है, इस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से 100 का इस पे प्रेशर आ जा रहा है मेगापास्कल हुक स्ट्रेस और ये बर्स्ट कर जा रहा है। तो अभी भी क्या होगा, जब आपने इसको कंपाउंडिंग किया है तो फिर से क्या होगा, ये 100 मेगापास्कल डेवलप करेगा यहाँ पे, लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे -20 मेगापास्कल का है तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो आएगा दैट विल बी 80 मेगापास्कल, मतलब ये सिलेंडर जो आपका सेफ कंडीशन में चला जाएगा। बात समझ आई? तो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें क्या कह सकते हैं, अगर सिंगल कास्ट सिलेंडर है जिसकी थिकनेस 20 mm है, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल है और पर्टिकुलर प्रेशर अगर इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें हुक स्ट्रेस वैल्यू जो है 100 मेगापास्कल जनरेट हो जा रही है, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम चाहते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे या श्रंकेज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसी सिलेंडर को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि इसका जो आउटर डायमीटर है वो इसके इनर डायमीटर से ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं इसका इनर डायमीटर जो है इसके आउटर डायमीटर से कम हो, ताकि जब इसके ऊपर फिट करें तो वो उसके ऊपर टाइट फिट हो और बाहर से इसको प्रेशर अप्लाई कर सके। जब इसके ऊपर रखोगे आप तो क्या करेगा, ये इसको प्रेशर लगा। आपने देखा है ना कि जो हम लोग बचपन में बैट यूज करते थे उसके ऊपर रबड़ की मुठियाँ चढ़ाते थे, उसके जो हैंडल होता था बैट का उसके ऊपर रबड़ चढ़ाते थे, जिससे क्या होता था वो ज़्यादा दिन तक चलता था, स्ट्रॉन्गर हो जाता था, ग्रिप भी अच्छी होती थी, दोनों चीज़ था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ करते हैं, इसके ऊपर इसको श्रंक करते हैं और श्रंक करने से क्या होता है, इसके अंदर इनिशियल प्रेशर डेवलप हो जाता है और वो इनिशियल प्रेशर का नेचर क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर होता है, और ड्यू टू दैट कंप्रेसिव एक्सटर्नल प्रेशर देयर विल बी अ नेगेटिव हुक स्ट्रेस डेवलप इनसाइड द सिलेंडर वॉल। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव हुक स्ट्रेस डेवलप हो गया और जब इस श्रंक सिलेंडर के अंदर लिक्विड फिल करोगे तो वो क्या करेगा, टेंसाइल हुक स्ट्रेस डेवलप करेगा, और वो टेंसाइल हुक स्ट्रेस कितने का होगा, फिर से सेम कंडीशन है, 100 मेगापास्कल डेवलप होगा, तो यहाँ पे हुक स्ट्रेस जो होगा 100 मेगापास्कल डेवलप होगा, लेकिन ऑलरेडी -20 मेगापास्कल का हुक स्ट्रेस डेवलप है यहाँ पे, तो इफेक्टिव हुक स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी 80 मेगापास्कल, मतलब ये सिलेंडर आपका सेफ कंडीशन में चला जाएगा। बात समझना है, क्लियर? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको हम एक और न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को इफेक्टिव डेटा लेकर करते हैं सॉल्व, तब हमको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, कह क्या रहा है कि एक कंपाउंड सिलेंडर है जिसको श्रिंकिंग करके बनाया गया है एंड इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा C1 जो है, सॉरी सिग्मा R1 मतलब प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इज व्हाट 90 मेगापास्कल, 90 मेगापास्कल दे रखा है। बिफोर द फ्लूइड इज एडमिटेड, तो आपको क्या दे रखा है, अब ऐसे बना लेते हैं उसका डायग्राम, ये ऐसा सिलेंडर है, ये आपका ओवरऑल सिलेंडर था, ऐसे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है और ये आपका जंक्शन है जहां श्रंक किया गया है, इसके ऊपर एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर पर श्रंक किया गया। तो ये दे रखा है इन्होंने इंटरनल डायमीटर दे रखा है डी इंटरनल और डी एक्सटर्नल, मतलब लिक्विड वाला। बिफोर द फ्लूइड इज एडमिटेड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर मतलब डी इनर या D1 बोलते हैं इसको D1 अगर बोलते हैं, और इसको बड़े वाले को D2 बोलें। D1 इज व्हाट 180 mm, मतलब 0.18 मीटर, और D2 क्या दिया हुआ, D2 इज 380
दैट इज 0.38 मीटर। तो अगर मैं बोलूँ R1 क्या है, R1 इज व्हाट 0.9 मीटर एंड R2 इज 0.19 सॉरी मैं दिया 130 180 दिस इज नॉट 380 दिस वन इज 300 mm। तो अगर 300 mm है दिस विल बी 0.3 मीटर एंड R2 विल बी व्हाट 0.15 मीटर। ये आपका हो जाएगा, दिस वन विल बी R1 एंड दिस विल बी व्हाट R2। ये दिया हुआ है, श्रंकेश किया गया इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका इनर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर है, ये इनर सिलेंडर और ये आउटर सिलेंडर, इसको श्रंक करके बनाया गया। और जंक्शन का जो रेडियस दिया हुआ है, जंक्शन का डाया जो दिया 240 mm दिया हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसको मैं R3 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं R3 बोल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगी चीज़ें। इसको मैं इनर जो मिड वाला है इसको मैं R2 बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। 1 2 एंड 3, तो अगर ये R3 था तो R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी डायमीटर इज 240 mm देन 120 मतलब 0.12 मीटर हो जाएगा। मतलब इनर सरफेस का इनर डाया, इनर सरफेस का आउटर डाया और आउटर सरफेस का आउटर डाया, ये सारे तीनों चीजें, तीनों डेटा आपको गिवन है इतना, ये सारे डेटा दिए, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर श्रिंकिंग ऑन द रेडियल प्रेशर एट द कॉमन सरफेस इज 12 मेगापास्कल, मतलब जो कॉमन सरफेस है डॉटेड लाइन है इसके ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 12 मेगापास्कल। P डैश में बोल, P डबल डैश बोलता हूं, दैट इज 12 मेगापास्कल। डिटरमाइन द फाइनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सिलेंडर, ठीक। तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले ये समझ लेते हैं, मान लीजिए कंपाउंड सिलेंडर नहीं होता, यानी एक सिंगल सिलेंडर होता, तब क्या होता, और उसके अंदर फ्लूइड हम लोग इंटर करते, तो फ्लूइड प्रेशर कितना है 90 मेगापास्कल है। तो अगर हम फिर से लगाते हैं, क्या फार्मूला है, सिग्मा सी व्हेन फ्लूइड इज एडमिटेड, पहला किस कहते हैं, केस 1 व्हेन फ्लूइड इज एडमिटेड in compound cylinder, what will be the formula, sigma c equals to b by r square plus a and sigma r is equals to b by r square minus a। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब सिलेंडर को श्रंक कर दिया गया है उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है कि जंक्शन पे क्या हो रहा है। बेटा कंडीशन क्या है, एट कंडीशन 1, बाउंड्री कंडीशन 1, एट r equals to r1 that is 0.9, sigma r is given as what, fluid pressure, ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं 90 मेगापास्कल, क्लियर। एंड at r equals to r3 that is outer surface that is 0.15, sigma r is what, 0। जब इसके अंदर फ्लूइड फिल किया जाएगा इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर होगा और बाहर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, यानी एट इनर सरफेस सिग्मा r इज 90 मेगापास्कल जो कि प्रेशर है गिवन है, एट आउटर सरफेस सिग्मा r इज 0, ठीक। अगर इतनी बात क्लियर है तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन अगर हम पुट करें तो विल गेट व्हाट, दोनों बाउंड्री कंडीशन सिग्मा r की हैं, हम क्या लिखें 90 इक्वल्स टू b बाई व्हाट 0.9 का स्क्वायर और माइनस ऑफ a, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन मतलब एट r इक्वल्स टू r3 0 इक्वल्स टू b बाई दिस 0.15 का स्क्वायर और माइनस a, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b एज b इक्वल्स टू 1.139 एंड a इक्वल्स टू 50.61। ये आपके कांस्टेंट पता चल गया। जब ये कांस्टेंट पता चल गया आपको, तब आपको क्या करना है, आपको हुक स्ट्रेस वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट द सिलेंडर निकालना है, फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द सिलेंडर, मतलब स्ट्रेसेस बात कर रहा हूं, हुक स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, सिग्मा c इक्वल्स टू b बाई r स्क्वायर
प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जंक्शन हैं, एक आपका इनर सरफेस है, एक जंक्शन है, और तीसरा क्या है, आउटर सरफेस है। तो मैं बोलूँ अगर सिग्मा सी एट 0.12 एंड सिग्मा सी एट 0.12, पहला क्या था 0.9, 0.12 एंड सिग्मा सी एट 0.15, ये सारी वैल्यूज निकालिए, ए और बी की वैल्यूज में पुट करिए, करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट 191.23 megapascal and this will be 129.71 megapascal and this will be 101.23 megapascal। ये आपका आंसर है कब, जब फ्लूइड को एडमिट कर दिया गया है आफ्टर सनकेज। इसका मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है कि अगर इस मटेरियल की स्ट्रेंथ 191.23 मेगापास्कल से कम है तो ये मटेरियल फेल हो जाएगा। यही समझ में आ रहा है, इसे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फाइनली जब उसके अंदर लिक्विड फिल किया तो ये स्ट्रेसेस डेवलप होते हुए फील हो रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअली ऐसा होगा जब इस कंपाउंड, इस श्रंक सिलेंडर को आप सिंगल सिलेंडर की तरह ट्रीट करोगे। अगर ये श्रंक सिलेंडर नहीं दिया हुआ है, सिंगल सिलेंडर दिया हुआ है, तब भी आप प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, सेम तरीका जो भी मैंने सॉल्व किया। व्हेन फ्लूइड इज एडमिटेड, क्या मैंने जंक्शन का कहीं भी कॉन्सेप्ट यूज किया, जंक्शन के बारे में बात ही नहीं किया, इसको श्रंकेज किया, इसके बारे में बात ही नहीं किया। मतलब अगर ये सिंपल कास्ट सिलेंडर है, श्रंक सिलेंडर नहीं है, तब भी आपकी स्ट्रेस वैल्यू आएगी। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में क्या ये श्रंक सिलेंडर है, यानी कि एक सिलेंडर को दूसरा सिलेंडर श्रंक किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सिलेंडर इसके ऊपर, बाहर वाला सिलेंडर अंदर वाला सिलेंडर के सिलेंडर पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा इनिशियली फ्लूइड फिल करने से पहले। तो वो जितना कंप्रेसिव स्ट्रेस पे फिल कर रहा था उतना इसमें से माइनस होगा एंड दैट मच विल बी द फाइनल हूप स्ट्रेस डेवलप इन द सिलेंडर। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं समझाने का। देखिए अगर इसको एज ए सिंगल सिलेंडर ट्रीट कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ये है। तो आपको सिग्मा सी की वैल्यू इतनी आ रही है, सॉरी सिग्मा सी की इनर सरफेस वैल्यू 191.23 मेगापास्कल आ रही है, ठीक है, जो कि अगर इस मटेरियल की जिसका बना हुआ सिलेंडर की स्ट्रेंथ अगर इससे कम है तो मटेरियल इस पे फेल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आप क्या देखोगे, अगर ये श्रंक सिलेंडर था तो इसमें ये फेल नहीं होगा। क्यों नहीं फेल होगा, क्योंकि ड्यू टू श्रंकेज देयर इज इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द वॉल, और ड्यू टू दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं, उस प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होगा इनर सरफेस पे दैट विल बी लेस देन दिस क्वांटिटी। तो वो कितना आएगा जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेस डेवलप होगा व्हेन फ्लूइड इज नॉट एडमिटेड इन द कंपाउंड सिलेंडर, तो क्या करेंगे, दूसरा केस हम लोग देखते हैं, व्हेन फ्लूइड इज नॉट एडमिटेड, तब प्री स्ट्रेसिंग वाला केस देखें हम लोग कि जब प्री स्ट्रेसिंग किया गया उस समय क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिलेंडर के ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, केस 2 व्हेन फ्लूइड इज नॉट admitted in the cylinder, तो क्या होगा देखिएगा, इनर सिलेंडर की बात करते हैं पहले। इनर सिलेंडर, क्योंकि इनर सिलेंडर पे बाउंड्री कंडीशंस अलग हैं और आउटर सिलेंडर पे बाउंड्री कंडीशन अलग है। तो इनर सिलेंडर के क्या बोलेंगे, इनर सिलेंडर के लिए सिग्मा सी इक्वल्स टू बी बाई आर स्क्वायर प्लस ए एंड सिग्मा सी इक्वल्स टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए, ये कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन लिख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है इनर सरफेस के, इनर सिलेंडर के लिए बाउंड्री कंडीशंस आर एट r equals to r1 that is 0.9 mm, सिग्मा r is 0, सिग्मा r1 is 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली जब लिक्विड फिल नहीं किया गया इसके अंदर, प्री स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उस समय सिग्मा r1 क्या है, 0 है। एंड एट r equals to r2 एंड जंक्शन पे यानी 0.12 mm पे सिग्मा r की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा r2 12 मेगापास्कल, ये जब श्रंकेज किया गया है। अगर ये बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई हो, देखिए दोनों बाउंड्री कंडीशन किसके लिए, फिर से सिग्मा r के लिए, सॉरी दिस इज सिग्मा r इक्वल्स टू, सॉरी सिग्मा r नहीं लिखते, वैल्यू लिखते हैं 0 इक्वल्स टू v बाई 0.9 का स्क्वायर माइनस a, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू b बाई 0.12 का स्क्वायर माइनस a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए, यू विल गेट a इक्वल्स टू minus of 27.41 and b equals to
B इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.2। आपको A और B की वैल्यूज मिल गई, तो क्या करें, इस A और B के करेस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा C का इक्वेशन मिल गया, और जब सिग्मा C का इक्वेशन मिल गया तो इनर सरफेस पे मतलब सिग्मा C1 और मिड वाले सरफेस पे सिग्मा C2 को स्ट्रेस वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए जाए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ तो यू विल गेट सिग्मा C1 इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू पुट करिएगा A और B की वैल्यूज यहाँ पुट कर देगा एज इट इज। सिग्मा C1 मतलब क्या, दैट इज R इक्वल्स टू, मैं सिग्मा C1 ना लिख के इसको सिग्मा C एट 0.09 इक्वल्स टू यू विल गेट माइनस ऑफ 54.82 एंड देन sigma C at 0.12 you will get minus 42.82। यही बात आपको समझनी है। ड्यू टू श्रंकेज, यानी जब सिलेंडर के अंदर कोई गैस फिल नहीं की गई है उस समय भी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और वो स्ट्रेस का नेचर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है मैं बोलूँ कि फाइनल जो स्ट्रेस डेवलप होगा इनर सरफेस, दैट विल बी दिस स्ट्रेस माइनस दिस स्ट्रेस। तो मैंने बोला अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ 190 भी है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होगा इनर सरफेस पे दैट विल बी 191 माइनस दिस क्वांटिटी, दैट विल बी वेरी 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 लेस कंपेयर टू 190 व्हिच इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी कि इवन इफ मटेरियल पे ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर इसको कास्ट सिलेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड सिलेंडर की तरह इसको ट्रीट करोगे यू विल गेट अ वैल्यू मच लेसर देन व्हाट वी सी इन केस ऑफ कास्ट सिलेंडर। क्लियर बात समझ आ रही है। सिमिलरली अगर ये इनर सिलेंडर की बात हो गई, तो अगर मैं आउटर सिलेंडर की बात करूं, फॉर आउटर सिलेंडर के लिए क्या है, फिर से वही फार्मूला सिग्मा C इक्वल्स टू B बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें, फिर से हमारे बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट R इक्वल्स टू R2 दैट इज 0.12 सिग्मा R1 इक्वल सिग्मा R2 इक्वल्स टू अगेन 12 मेगापास्कल and at R equals to R3 that is 0.15 sigma R3 that will be 0 megapascal। अगर मैं वैल्यू पुट करूं फिर से सिग्मा R equals to B by R square minus A, इसमें अगर वैल्यू पुट करूं I will get 12 equals to B by 0.12 का स्क्वायर माइनस A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और देन सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 equals to B by 0.15 का स्क्वायर माइनस A, ये होगा इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन A और सॉरी 1 और 2 को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ A एंड B। A इक्वल्स टू 21.33 एंड B इक्वल्स टू 0.48। अब इस वैल्यू को हम लोग फिर से सिग्मा C इक्वल्स टू B बाई R स्क्वायर प्लस A में पुट करेंगे, और हमको मिल जाएगा क्या, सिग्मा C एट 0.12 एंड सिग्मा C एट 0.15। यू विल गेट वैल्यूज इक्वल्स टू 54 मेगापास्कल एंड 54.66 एंड 42.66 मेगापास्कल। ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज थी वो ये हो गई। जब सिलेंडर को फिल नहीं किया गया था गैस से, तब इनर सरफेस पे ये, मिड वाले पे ये, देन बाहर वाले के मिड पे ये, बाहर वाले का आउटर पे ये। और जब हमने सिलेंडर को फिल कर दिया तब हमें फील क्या हो रहा है कि इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इनर पे, ये मिड वाले पे, आउटर पे। लेकिन जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, यानी कि मैं बोलूं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या डेवलप होगा, दैट विल बी व्हाट, दिस प्लस दिस, सॉरी दिस प्लस दिस, यानी कि 0.09 पे जो आपको फील हो रहा है 0.09 पे आपको 191.23 फील हो रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी दिस माइनस दिस। सिमिलरली मिड वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, देन इस वाले क्या होगा, दिस माइनस दिस, या प्लस करेंगे, इफेक्टिवली प्लस होगा, और फाइनल आउटर सरफेस पे दिस प्लस दिस हो जाएगा। आउटर सरफेस पे आपको स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखेगा, 101 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 101 प्लस 42 मतलब 143 के आसपास स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन अगर कास्ट सिलेंडर होता तो 142 ही होता है। लेकिन हम चाहते क्या है कि आपका इनर सरफेस स्ट्रांग हो, तो फेलो कहाँ से स्टार्ट होगा, इनर सरफेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि डिफरेंट पोजीशंस पे स्ट्रेस वैल्यूज क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों क्वांटिटीज को, यानी कि जो आपको सिलेंडर को गैस फिल करने से पहले जो स्ट्रेस वैल्यू आ रही है और सिलेंडर को फिल करने के बाद जो स्ट्रेस वैल्यू आ रही है, उन सबको ऐड कर देंगे। देखिए बेटा,
तो जो भी चीज़ें हमने कैलकुलेट करी है ना, इस टेबल में मैंने समराइज कर दिया। यहाँ से चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये आपका इनर ट्यूब के लिए कंडीशन दे रखी है, या आउटर ट्यूब के लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इनर ट्यूब मतलब इनर रेडियस, आउटर रेडियस, आउटर ट्यूब मतलब आउटर ट्यूब का इनर रेडियस, आउटर ट्यूब का आउटर रेडियस, ये कंडीशन दी हुई है। और मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, हुक स्ट्रेच कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले क्या कैलकुलेट किया था, ये वाला सब कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से मैंने क्या, ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर व्हेन फ्लूइड इज एडेड इनसाइड द सिलेंडर, तो उस कंडीशन के लिए मैंने इनर सरफेस पे क्या निकाला था, 191.23 देखिए, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इनर ट्यूब के मिड पॉइंट पे 129.7 लिखा, तो 129 पे 7 पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि इसका बाउंड्री क्या है। जब हमको एज ए कास्ट सिलेंडर ट्रीट कर रहे हैं तो एट r इक्वल टू 0.12, एट r इक्वल टू 0.12 ऐसा ही होगा, ठीक। देन नेक्स्ट एट r इक्वल टू 0.15, एट r इक्वल टू 0.5 सिग्मा c इज दिस क्वांटिटी, ये हमने कैलकुलेट कर रखा था। ये किसके लिए कैलकुलेट किया, जब फ्लूइड प्रेशर इसके अंदर ऐड किया था। फिर मैंने बात क्या किया था, इनिशियली जब फ्लूइड को ऐड नहीं किया गया था, जब फ्लूइड को ऐड नहीं किया गया था तो इनर सरफेस पे देखिए सिग्मा सी क्या आया था, -54.82, वो लिख दिया यहाँ पे दिस क्वांटिटी। और इस पे क्या था, मिड पर सरफेस पे क्या था, -42.82, इसको मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक। और आउटर सरफेस, आउटर सिलेंडर में क्या था, दैट इज एट मिडिल पॉइंट 54.66, देखिए 54.66 मैंने कैलकुलेट किया था। और आउटर ट्यूब के आउटर सरफेस में कितना, 42.66, 42.66। ये हो गया दो कंडीशन, जब फ्लूइड को फिल कर दिया था, जब फ्लूइड को फिल नहीं किया था। ये क्या है, दिस इज योर व्हाट फाइनल स्ट्रेस व्हाट वी फील अगर ये कास्ट सिलेंडर की तरह ट्रीट होगा। तो ये क्या है, ये प्री स्ट्रेसिंग है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू श्रंकेज, ठीक है। ये प्री स्ट्रेसिंग कंडीशन है। और जब हम इसको ओवरऑल देखेंगे, फाइनली जो देखेंगे, दैट विल बी सम ऑफ दीस टू। इनिशियली जब फ्लूइड प्रेशर नहीं था, फाइनली जब फ्लूइड प्रेशर था, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होगा एट द इनर सरफेस। ये इफेक्टिव प्रेशर डेवलप होगा कहां पे, एट द आउटर सरफेस ऑफ इनर ट्यूब। ये इफेक्टिव प्रेशर डेवलप होगा, हुक स्ट्रेस डेवलप होगा कहां पे, एट इनर सरफेस ऑफ आउटर ट्यूब। ये इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होगा कहां पे, एट आउटर सरफेस ऑफ आउटर ट्यूब। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। आप देखो बेटा, अगर आप कास्ट सिलेंडर यूज करते तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी लेनी पड़ती, एटलीस्ट 191। लेकिन जब आपने श्रम सिलेंडर यूज किया तो मटेरियल की स्ट्रेंथ 136.41 भी रहेगी तब भी चलेगा, लेकिन इनर सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रेस वैल्यू 184.31 है, तो कोई भी स्ट्रेस क्या कहते हैं, और मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मिनिमम स्ट्रेंथ जो ले सकते हैं मटेरियल का, दैट विल बी 184.31। अब यहाँ पे कंपाउंड सिलेंडर केस में, श्रंक सिलेंडर के केस में ये फंडा काम नहीं करेगा कि इनर सरफेस पे ही हुक स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। आप देख पा रहे हो हुक स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ है, हुक स्ट्रेस इस केस में मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, आउटर ट्यूब के इनर सरफेस पे। और जबकि इनर ट्यूब में क्या आ रहा है, 136.41। तो वो फंडा केवल किसके लिए काम आता है, जहां पे हम लोग कास्ट सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर की बात करते हैं, वहां पे हुक स्ट्रेस इनर सरफेस पे मैक्सिमम होता है। लेकिन कंपाउंड सिलेंडर केस में वो कहां पे आ सकता है, कहां पे होता है, कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके बाउंड्री कंडीशंस क्या दी हुई हैं, प्रेशर क्या है, थिकनेस क्या है, और श्रंकेज कैसे किया आपने। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस पे एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।